आज का अपना टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। साम्यावस्था स्थिरांक एवं उसकी ताप, दाब एवं सांद्रता पर निर्भरता, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आप लोग साम्यावस्था स्थिरांक से परिचित होंगे। साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा? जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन के लिए अगर हम साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे तो दो मैंने आपको फॉर्म बताई थी, केसी एंड केपी। तो केसी अगर हम लिखेंगे तो उसको हम लिखते हैं इस टाइप से, concentration of product divided by concentration of the reactants। ये जो इक्वेशन है जो मैंने आपके सामने ये केसी की वैल्यू लिखी है वो आप इससे परिचित होंगे। तो केसी है, केपी है, राइट, के ए एंड के एक्स, ये साम्यावस्था स्थिरांक है। केसी केपी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। केसी के ए और के एक्स क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कल की जब अपनी क्लास होगी। तो के ए क्या है, के एक्स क्या है और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि साम्यावस्था स्थिरांक किस प्रकार से ताप, दाब एवं सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो शब्द दे रखा वो दिया हुआ देयर। देयर का मतलब क्या हो गया कि एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर केसी है, केपी है, के ए है एंड के एक्स है। तो हम केसी और केपी के बारे में बात करेंगे कि वो किस प्रकार से ताप, दाब एवं सांद्रता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आप ये बात जानते होंगे कि जब हमने इसके बारे में पढ़ा था, केपी और केसी के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो किस पर निर्भर करता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is constant at constant temperature। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब स्थिर ताप पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान स्थिर होता है। अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इफ वी चेंज द टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज वेरिड, मतलब टेम्परेचर को अगर हम क्या करें, चेंज करें, तो इस स्थिति में क्या होगा? देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल आल्सो वेरी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका मान भी क्या होगा? चेंज होगा। उसका मान भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। कब परिवर्तित होगा? जब हम टेम्परेचर को परिवर्तित करेंगे। तो इसी साम्यावस्था स्थिरांक की ताप पर निर्भरता के बारे में सबसे पहले बताया था वॉन थॉप ने। ठीक है, सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वॉन थॉप इक्वेशन, या फिर इसको वॉन थॉप रिएक्शन भी कहा जाता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय Van 't Hoff, so it is also known as Van 't Hoff equation और Van 't Hoff रिएक्शन। किसके बारे में बताया वॉन थॉप ने? वॉन थॉप ने बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक की ताप पर निर्भरता के बारे में बताया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको वॉन थॉप इक्वेशन या वॉन थॉप समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। सो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जो केपी का मान है उसके बारे में हमने कल एक इक्वेशन पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पर उसका वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। सो अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें, और ए रिवर्सिबल रिएक्शन द
relation between equilibrium constant Kp and standard free energy can be given by Van 't Hoff reaction isotherm। ठीक है, वान 't Hoff जो समीकरण समतापी है उसके द्वारा हम ये रिलेशनशिप दे सकते हैं। तो वो इक्वेशन क्या है, देखिए कल हमने इसको डेराइव किया था, डेल जी स्टैंडर्ड, ये जीरो लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मानक मान है, इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है वान 't Hoff रिएक्शन आइसोथर्म। इस इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, वान 't Hoff अभिक्रिया समतापी के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ, वान 't Hoff, कल मैंने इसको करवाया था अभिक्रिया समतापी, आइसोथर्म का मतलब हो गया समतापी, राइट। अब इसको क्या करना है, हमको स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन करना है। ऑन डिफरेंशिएशन एट कांस्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब ताप के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। सो अवकलन से हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अवकलन करने पर जो इक्वेशन हमको मिलेगी वो इक्वेशन ये है, डेल इंटू डेल जी स्टैंडर्ड अपॉन डेल टी, टी के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तापमान के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, और स्थिर दाब पर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आर एल एन के पी माइनस आर टी डी एल एन के पी अपॉन डी टी, क्योंकि उस इक्वेशन में दो टर्म थी, ठीक है, आर की और टी की। तो एक बार आर के सापेक्ष करेंगे और एक बार इसके सापेक्ष हम लोग कर लेंगे, केपी के सापेक्ष। तो हमको ये दो इसमें पार्ट मिल गए इस इक्वेशन के। अब कैसे, अवकलन करने पर। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब दोनों साइड को क्या करना है, टी से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई टी, ठीक है। टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे, टी इंटू डेल जी स्टैंडर्ड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी माइनस आर, यहाँ पर एक टी पहले से है तो टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर टी स्क्वायर इंटू डी एल एन के पी अपॉन डी टी। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, हमको जो वान 't Hoff रिएक्शन आइसोथर्म इक्वेशन मिली थी उसको हमने क्या किया, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद में उसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमको पता था कि माइनस आर टी एल एन के पी किसके बराबर है, डेल जी के बराबर है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, डेल इंटू डेल जी स्टैंडर्ड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल जी स्टैंडर्ड माइनस आर टी स्क्वायर इंटू डी एल एन के पी अपॉन डी टी। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। ये मान कहां से आया, इससे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी थी, वहां से ये वाली वैल्यू आ गई, डेल जी इज इक्वल टू क्या था, माइनस आर टी एल एन के पी। सो अब देखो वो माइनस आर टी एल एन के पी था, तो यहाँ ये माइनस का साइन नहीं आएगा, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। अब हम एक इक्वेशन याद करते हैं अपने थर्मोडायनामिक्स से। थर्मोडायनामिक्स में हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी, गिव्स हेल्महोल्ट्ज
इक्वेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट। कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी? ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, डेल जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डेल एच स्टैंडर्ड प्लस टी इंटू डेल जी स्टैंडर्ड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये वाली इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अब देखिए, ये हमारे पास में यहां पर है ये वाला पोर्शन। तो अगर मैं क्या करूं, मैं इस इक्वेशन में अपना इस डेल जी को, डेल एच को इस साइड में ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा, डेल जी स्टैंडर्ड माइनस डेल एच स्टैंडर्ड इज इक्वल, क्योंकि इस साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इससे पहले साइन, टी इंटू डेल जी स्टैंडर्ड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन बन गई कौन सी? ये इक्वेशन बन गई अपनी 6 नंबर। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4, राइट। देखो यहां पर इक्वेशन नंबर 4 का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस पर, इसकी जगह पर क्या करेंगे, अगर आप इसको रख दोगे डेल जी माइनस डेल एच रख दोगे, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी डेल जी आ जाएगा, राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा। तो इसको मैं लगता हूं, पहले यहां लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6। 4 एंड 6 से क्या मिल गया, 4 में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास में टर्म है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में है। तो डेल जी स्टैंडर्ड माइनस डेल एच स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डेल जी स्टैंडर्ड माइनस आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी अपॉन डी टी, राइट। यहां लेफ्ट में भी डेल जी है, राइट में भी डेल जी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें माइनस डेल एच स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी अपॉन डी टी मिल गया। तो माइनस माइनस भी क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल होंगे, जैसे हमने डेल जी को कैंसिल किया वैसे ही साइन कैंसिल होंगे। तो इक्वेशन हमको मिल जाएगी डेल एच स्टैंडर्ड इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर डी एल एन के पी अपॉन डी टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 7, राइट। ये जो इक्वेशन है 7 है, इस इक्वेशन 7 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक और इसका फॉर्म है डी एल एन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एच स्टैंडर्ड अपॉन आर टी स्क्वायर। एक फॉर्म इसका ये है। सो ये इक्वेशन नंबर, इसको भी मैं 7 ही बोलूंगा क्योंकि सेम ही फॉर्म है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 7 को हम जानते हैं वान होप आइसोकोर के नाम से। इक्वेशन 7 इज कॉल्ड वांट ऑफ आइसोकोर। आइसोकोर को क्या बोलते हैं, सम आयतनी। इसको क्या कहेंगे हम, ये कहलाती है वांट ऑफ अभिक्रिया सम आयतनिक। इसको क्या बोलेंगे, वांट ऑफ अभिक्रिया सम आयतनिक। किसको बोलेंगे, इस इक्वेशन नंबर 7 को बोलेंगे। तो यहां देखो डेल एच क्या है, स्टैंडर्ड है। आप इसको दूसरे जो नॉर्मल स्टेट है उसके लिए भी इसको लिख सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट above equation can also be written for जनरल कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मानक अवस्था मैंने बताया था कि वहां पर ताप और जो दाब की जो स्थितियां रहेंगी वो क्या रहेंगी, मानक रहेंगी। डी एल एन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एच। अब वो यहाँ पर हम जो सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में 0 लगा रहे थे वो यहाँ नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया जनरल कंडीशन में इक्वेशन। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 8। सो ये हमारी है वांट ऑफ अभिक्रिया सम आयतनिक, राइट।
अब इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। हम इंटीग्रेशन करने पर देखो इंटीग्रेटेड फॉर्म, तो ये तो हो गई हमारे पास में सिंपल फॉर्म, और अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सो इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म को क्या बोलेंगे, समाकलित रूप बोलेंगे ना, समाकलित रूप इसका, इसी कौन सी इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 8 का। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, डी एल एन के पी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। मैंने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया, इस इक्वेशन को। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिमिट क्या लेंगे, लिमिट हम लेंगे k1 से k2। सो k1 k2 कब आएंगे, kp1 kp2 आएंगे कब, जब हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे T1 से T2 के मध्य। सो इफ अबोव इक्वेशन इज integrated from temperature T1 and T2। from की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, between temperature T1 and T2। तो हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मिलेंगे, देन इक्विलिब्रियम constant kp1 and kp2 will be obtained। ये हमको मिल जाएंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं इसको, ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन, कहां से, kp1 से kp2, और ये हो गया डी एल एन के पी इज इक्वल टू टेम्परेचर T1 टू T2 डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 9, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। राइट, सो ये इंटीग्रेशन हमने कर दिया, कहां से, टेम्परेचर T1 से T2 के मध्य, और उससे हमको क्या मिला, उससे हमको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मान मिले वो 2 मिले, T1 टेम्परेचर पर kp1 और T2 टेम्परेचर पर kp2। सो हमको ये मानना पड़ेगा कि इस स्थिति में डेल एच का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहे, एज्यूमिंग डेल एच कांस्टेंट एट लिमिट ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2। तो जो इंटीग्रेटेड फॉर्म मिलेगी वो हमको ऐसे मिल जाएगी, एल एन kp2 माइनस एल एन kp1 इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये इंटीग्रेशन के बाद में हमको जो सॉल्यूशन है वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, क्या थी अपनी इक्वेशन, इक्वेशन अपनी थी डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, तो ये हमको क्या मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन kp2 अपॉन kp1 इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ठीक है, इस माइनस साइन को हटाना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एल एन kp2 अपॉन kp1 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर। सो यहाँ 1 अपॉन T2 है, उसकी जगह पर अपन क्या ले आएंगे, पहले 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T2। सो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 11। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप जो ln है उसको आप log 10 बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो आपको इक्वेशन मिल जाएगी log ऑफ kp, ये 2 है, kp2 अपॉन kp1
इज इक्वल टू डेल एच, और आपको पता है कि ln को जब आप लोग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो ये हो गया आपका 2.303 आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये भी इक्वेशन नंबर आपके 11 ही है। सो यहाँ डेल एच आप जानते ही होंगे कि ये एंथैल्पी में चेंज है। द एवरेज वैल्यू ऑफ डेल एच है एंथैल्पी है एट टेम्परेचर T1 एंड T2। ठीक है, हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं कि टेम्परेचर में वेरिएशन से डेल एच का मान है वो वेरी नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप किसी भी टेम्परेचर पर, यदि आपको एक टेम्परेचर की वैल्यू पता हो, दूसरे की भी पता हो, एक आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, तो दूसरे की इक्विलिब्रियम की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके मान की गणना यहाँ इसकी सहायता से की जा सकती है। ठीक है, और अगर आपको ये दोनों पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो, तो आप डेल एच के मान को ज्ञात कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप इस इक्वेशन की सहायता से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। सो ये हो गई अपनी इक्वेशन 1/2 क्या जो इक्वेशन था उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है, राइट। इसका यूज करके हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, Kp2, Kp1, डेल एच, T1, T2। सो इन पांचों में से अगर 4 के मान आपको पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, 5वें का मान ज्ञात इसकी सहायता से आसानी से कर सकते हैं, इस इक्वेशन की सहायता से, इक्वेशन नंबर 11 की सहायता से। सो ये तो हो गया Kp के बारे में बात। अब हम बात करते हैं Kc की। ठीक है, सो अपने टॉपिक के जो टाइटल था उसके अंदर क्या था, देयर वर्ड का यूज था ना, मतलब एक से ज्यादा हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करनी है। सो अब हम वांट ऑफ इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ Kc। ठीक है, वांट ऑफ इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ Kc, इसके बारे में हमको करना है। सो एक थोड़ा सा मैं यहाँ फॉर्मूला आपको एडवांस में बताऊंगा क्योंकि वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, और वो क्या है, Kp और Kc में रिलेशनशिप। द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc इज, क्या होगा, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल n, राइट। Kp क्या है, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जब हमारे रिएक्टेंट हो गैसियस स्टेज में हो, तो हम उनके क्या करते हैं, उनके पार्शियल प्रेशर को यूज करेंगे और तब हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp के रूप में मिलेगा। Kc क्या है, जब हमारे रिएक्टेंट किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, हम सांद्रता को यूज कर रहे हैं, तो मोलर सांद्रता को जब यूज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे Kc। C से कॉन्सेंट्रेशन आ गया, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, डेल n क्या है यहाँ पर, यहाँ डेल n जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट एवं रिएक्टेंट के मोलों की संख्या का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको हम डेल एन से जानेंगे। इसके बारे में फिर से हम बात करेंगे जब हम ये रिलेशनशिप डेराइव करेंगे ना। अभी तो मैंने सीधा लिख दिया, अब कल की क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कैसे ये रिलेशनशिप आया Kp और Kc का, ये जो रिलेशनशिप है कैसे इसको डेराइव करते हैं, उसके बारे में हम कल की अपनी क्लास में बात करेंगे। सो Kp Kc के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसके अलावा मैंने आपको इसके जो R और T है उसके बारे में बताया, और डेल n के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो यहाँ मैं लिख भी देता हूं, डेल n इज, व्हाट इज डेल n? डेल n इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका डिफरेंस है, वो हमने लिखा है किस फॉर्म में, डेल एन के फॉर्म में।
सो अब इस इक्वेशंस के बारे में हम बात करते हैं। इस इक्वेशन को आप दे दो इक्वेशन नंबर 12, 11 तक इससे पहले हम कर चुके हैं। सो ऑन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में अगर हम log ले लें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ln kp इज इक्वल टू ln kc प्लस डेल n ln r प्लस डेल n ln t। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन गई, इस फॉर्म में आ गई। देखो जब आप इसका log लेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पर r और t के ऊपर है ना डेल n, तो इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और r का log होगा, फिर t का log होगा। ठीक है, सो जैसे मान लो कि आपके पास में हो आपके पास हो 10 टू द पावर 15 हो, और इसका आपको log लेना, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 15 log 10, इस टाइप से। वैसे इसको लिखा गया डेल n ln r डेल n ln t, और चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, log में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। केसी भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो ये इक्वेशन हमको मिली है, ये इक्वेशन हमको मिली है कब, जब हमने इसका log लिया। अब हमको करना है इस इक्वेशन को, ये अपनी इक्वेशन है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 13। सो इस इक्वेशन को हमको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो ये हो गया आपका dln kp अपॉन dt इज इक्वल टू dln kc अपॉन dt इज इक्वल टू सॉरी kc प्लस डेल n अपॉन t। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल गई। क्योंकि इसमें टेम्परेचर वाली टर्म नहीं है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और इसको हमने लिख दिया डेल ln t के फॉर्म में, डेल n अपॉन t के फॉर्म में। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 14। बट हम लोग ये बात जानते हैं, इससे पहले हमने एक इक्वेशन 7 लिखी थी, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 7 dln kp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास में, डेल h स्टैंडर्ड अपॉन rt स्क्वायर, ये हमको मिला था, राइट, ये मिला था। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर dln kp इज इक्वल टू क्या कर देंगे, डेल h अपॉन rt स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल h स्टैंडर्ड अपॉन rt स्क्वायर इज इक्वल टू dln kc अपॉन dt प्लस डेल n अपॉन t। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, इस इक्वेशन को अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो और भी अलग अलग रूपों में लिखा जा सकता है। किस किस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, देखिए जैसे इसको लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं dln kc अपॉन dt इज इक्वल टू डेल h स्टैंडर्ड अपॉन rt स्क्वायर, और वो जो डेल n अपॉन t था वो क्या हो जाएगा, अब हम लेफ्ट से राइट लेकर के आ रहे हैं तो वो किस में बदल गया, माइनस में बदल गया। राइट, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम बात करते हैं आगे की। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो dln kc अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल h स्टैंडर्ड माइनस डेल n rt। हमने क्या किया है, इसको rt स्क्वायर को ले लिया कॉमन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको मिल गई, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, सो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं एक और रिलेशनशिप के बारे में। बट वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि डेल h स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डेल e स्टैंडर्ड प्लस डेल n rt। ये रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। कहाँ से जानते हैं, ये हम जानते हैं थर्मोडायनामिक्स से। तो आप अगर रिवाइज करोगे तो वहां पर आपको ये रिलेशनशिप
मिल जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल एच स्टैंडर्ड माइनस डेल एन आर टी इज इक्वल टू डेल ई स्टैंडर्ड। सो ये अपनी इक्वेशन नंबर हो गई 16। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 15 एंड इक्वेशन नंबर 16। ठीक है, इक्वेशन 15 और इक्वेशन 16 देखो, डेल एच माइनस डेल एन अपॉन आर टी इक्वल टू डेल ई है, और यहाँ पर डेल एच अपॉन माइनस डेल एन आर टी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एल एन के सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल ई स्टैंडर्ड अपॉन आर टी स्क्वायर। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 17। ठीक है यहां तक। तो यहां आप जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली है उसकी जगह पर आप क्या सकते हो, सिंपल जनरल कंडीशन में भी इसकी वैल्यू को ले सकते हो। ठीक है, सो ये केसी के साथ में इसका केसी मतलब अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू के लिए जो वन टॉप इक्वेशन है वो आ गई। क्लियर है यहां तक? ये इक्वेशन नंबर 17 है, ये भी क्या है, अपनी वन टॉप इक्वेशन है, लेकिन ये केसी के लिए है। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि इक्वेशन 17 इज द वांट होप इक्वेशन फॉर केसी एंड स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल ई की फॉर्म में है ना वो, राइट। सो इसको हम लिखेंगे डेल ई स्टैंडर्ड। ये हो गया अपना क्या, केसी के लिए वन टॉप की इक्वेशन। सो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में, टेम्परेचर की डिपेंडेंस के बारे में, कि वो केपी और केसी को किस टाइप से अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम बात करते हैं प्रेशर का, कि प्रेशर किस टाइप से इसको अफेक्ट करता है। तो लास्ट अपना इसमें टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां मैं लिख देता हूं इसको टॉपिक को, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक पर दाब का प्रभाव। हमने दाब के प्रभाव के बारे में अभी बात की, इक्वेशन डिराइव की। अब हम बात करते हैं दाब के प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आदर्श गैसें होती है, अपनी आइडियल गैस होंगी, उनके लिए स्थिर ताप पर जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो केपी और केसी का मान है वो दाब पर निर्भर नहीं करता। किनके लिए, आइडियल गैसेज के लिए। परंतु साम्यावस्था स्थिरांक केएक्स का मान निम्न समीकरण के अनुसार दाब पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं कि दो और साम्यावस्था स्थिरांक है, एक है के एक्स और एक है के ए। ठीक है, के एक्स हम कब लेंगे, के एक्स हम तब लेंगे जब हम क्या ले रहे हो, जब हम अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को मोल फ्रैक्शन के रूप में अगर हम क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, किसके फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन के रूप में। हिंदी में इसको बोलते हैं मोल प्रभाज के रूप में। अगर हम क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, उसको के एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। सांद्रता लिख रहे हो तो केसी, और आंशिक दाब लिख रहे हो तो क्या करेंगे, केपी। और अगर हम क्या कर रहे हो, उनकी एक्टिविटी को ले रहे हो, ये एक्टिविटी क्या होती है, इस एक्टिविटी को समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख लेना। उसका जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ इसमें दे दूंगा, आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा और इसमें भी दूंगा, इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डाल दूंगा, तो आप के ए को वहां से समझ सकते हो। सो ए को समझ सकते हो, के ए को नहीं, ए को, एक्टिविटी को समझ सकते हो। अगर हमने एक्टिविटी को लिया है, ठीक है, एक्टिविटी का मान यदि दाब से ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे, के ए लेंगे।
और यदि मोल फ्रैक्शन के रूप में ले रहे हैं तो हम kx लिखेंगे, सांद्रता ले रहे हैं तो kc और आंशिक दाब ले रहे हैं तो kp। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सो मोल फ्रैक्शन ये समझिए आप कि मान लो कि आपके पास में कोई एक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें आपके पास में 3 गैसेज हैं A, B और C, राइट। सो इसके इनके जो मोल हैं, टोटल जो मोल हैं वो मान लो कि N के, इसके A के हैं Na, B के हैं Nb और C के हैं Nc। ये हो गए इनके मोलों की संख्या। तो टोटल मोल क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू A प्लस Nb प्लस Nc। कुल मोलों की संख्या, इसमें आपका जो ये क्लोज्ड चेंबर है इसके अंदर क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb प्लस Nc। और यहां पर अगर आप इसके मोल फ्रैक्शन की बात करोगे तो वो हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। उस पर्टिकुलर जो हमारा कंपोनेंट है उसके मोलों की संख्या और उसको भाग दे देते हैं कुल मोलों की संख्या से, तो हमको मिल गया ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसको लिखते हैं काई ए से हम लिख देंगे इसको। क्या है आ गया? ये आ गया एक्स ए से लिखेंगे, सॉरी एक्स ए क्या आ गया? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कैसे प्राप्त किया हमने? ए के मोलों की संख्या को डिवाइड कर दिया हमने कुल मोलों की संख्या से, राइट। सो ये है इसका मोल फ्रैक्शन। तो क्या होता है कि जब हम आदर्श गैस की बात करते हैं तो आदर्श गैस पर क्या होगा? आदर्श गैसों के लिए स्थिर ताप पर साम्यावस्था स्थिरांक Kp और Kc का मान क्या रहता है? वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। सो for ideal gases at constant temperature, the value of Kp and Kc does not depends upon प्रेशर। मतलब अगर ताप क्या हो? ताप स्थिर हो तो आदर्श गैसों के लिए Kp और Kc के मान है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते हैं। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kx depends on pressure according to following इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन। Kx इज इक्वल टू Kp p पावर माइनस डेल n, ठीक है। Kx का मान क्या होगा? Kx का मान किस पर डिपेंड करेगा? प्रेशर पर डिपेंड करेगा। किसके लिए? आदर्श गैसों के लिए। यदि हम Kc और Kp की बात करें तो वो आदर्श गैसों के लिए P पर डिपेंड नहीं करता यदि हमारा ताप है वो क्या हो? फिक्स हो। तो डेल एन आप जानते ही हैं, ये क्या है? डिफरेंस जो अपना अभिकारक और उत्पाद है उनकी मोलों की संख्या का अंतर है, ठीक है। सो पी प्रेशर जानते हैं, केपी के बारे में और केएक्स, इन तीनों के बारे में आप जानते हैं। डेल एन को मैं फिर से बता रहा हूं, ये है हमारे अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों की संख्या का अंतर। सो दोनों साइड में हम लॉग लेंगे। ऑन टेकिंग log on both sides हमको क्या मिल जाएगा? ln kx इज इक्वल टू ln kp माइनस डेल n इंटू ln p। ये इक्वेशन हमको मिल गई। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन हमको मिली। सो अब हम क्या करेंगे? इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए कैसे करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं। ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन of equation 2
विद रेस्पेक्ट टू P, विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर। तो ये हमको मिल जाएगी डेल इंटू एल एन के एक्स अपॉन डेल P इज इक्वल टू माइनस डेल एन अपॉन क्या गया P। ठीक है, डेल एन अपॉन P। केपी वाली टर्म है वो यहां से हट गई क्योंकि उसमें प्रेशर का कोई टर्म उसमें नहीं था। ठीक है ना। तो अब हमको ये पता है कि जो अपना केपी है वो तो क्या है, स्थिर है। तो उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी टर्म क्या हो जाएगी, यहां से हट जाएगी। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल इंटू एल एन के एक्स अपॉन डेल पी, और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस आरटी। ये कैसे आ गया, ये कहां से आया है आरटी, ये आपका आया है कहां से, जब हमारे इसका जो डेल एन के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, आंशिक मोलर आयतन अगर लेंगे हम, राइट। डेल एन क्या है, अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों की संख्या का अंतर है, वो क्या है, डेल एन। उसकी जगह पर हम क्या ले लें, उसकी जगह पर अगर हम ले लें आंशिक मोलर आयतन, तो समीकरण जो अपनी कितनी थी, ये 3 नंबर थी ना, हाँ 3 नंबर समीकरण है वो इस रूप में आ जाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूं, कीपिंग डेल वी एवरेज change in partial molar volume in place of del n। ठीक है, इसको जो आंशिक मोलर आयतन है, इसको हम जो अपना पार्शियल मोलर वॉल्यूम है, इसको हम लिखेंगे आंशिक मोलर आयतन। इसकी जगह पर आया है ये टर्म आई है डेल एन की स्थान पर। सो अब हमको ये मिल गई इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। तो 2 इक्वेशन हमको मिली है, इक्वेशन नंबर 3 एवं इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन दोनों हमको बता रही है किसके बारे में, ये बताती है हमको P को चेंज करने पर kx के मान में होने वाले परिवर्तन के बारे में हमको ये दोनों इक्वेशन बता रही है। सो इससे आपको देखो, इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है, इसको ये समझ में आ रहा है कि kx का जो मान है वो डेल n एवं डेल v के मान के जो चिन्ह है उस पर डिपेंड करता है। कैसे, सो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 that the value of kx, इक्वेशन समीकरण 3 एवं 4 से ये स्पष्ट है कि साम्यावस्था स्थिरांक kx का मान, द वैल्यू ऑफ kx डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ डेल एन और डेल वी एवरेज। ठीक है, इन दोनों के साइन पर ये डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, मान लो कि आपका ये नेगेटिव हो, डेल एन नेगेटिव हो या डेल वी नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, आप अगर प्रेशर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज करते चले जा रहे हो, तो उस स्थिति में kx का मान भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर डेल एन या डेल वी का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज करने पर kx का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर डेल एन या डेल वी का मान 0 हो, तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर तीनों सिचुएशन को लिख देता हूँ। इफ डेल एन और डेल वी बार इज नेगेटिव,
यदि डेल एन या डेल वी ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक हो, तो दाब बढ़ाने पर kx भी बढ़ेगा, नेगेटिव। देन ऑन इंक्रीजिंग, मैं यहां पर इससे बता देता हूं, इंक्रीजिंग प्रेशर kx will also increases। ठीक है, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अपन दूसरी स्थिति की बात करते हैं। इफ डेल एन और डेल वी इज पॉजिटिव, यदि डेल एन और डेल वी धनात्मक हो तो P बढ़ाने पर kx कम होगा, घटेगा। इफ डेल एन डेल वी इज पॉजिटिव, देन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर kx विल डिक्रीजेस। kx का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन सी स्थिति में होगा, यदि डेल एन या फिर डेल वी का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, और हम दाब को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, डेल एन और डेल वी का मान क्या हो, डेल एन और डेल वी का मान क्या हो, धनात्मक हो। ठीक है, इसका मान क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। और तीसरी जो स्थिति है उसमें क्या हो, इफ डेल एन और डेल वी इज जीरो, डेल एन और डेल वी इज जीरो, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन kx। तब kx पर दाब का प्रभाव नहीं होगा। कब नहीं होगा, यदि डेल एन का मान जीरो, मतलब अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों की संख्या यदि समान हो, तो उस स्थिति में kx का मान है वो दाब पर निर्भर नहीं करेगा, दाब से उसका मान है वो प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, सो और अगर नेगेटिव हो उस स्थिति में क्या होगा, हम दाब को इंक्रीज कर देंगे तो kx भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा जो डेल एन है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में अगर दाब को इंक्रीज करेंगे तो kx का मान है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और यदि एक और सिचुएशन इसमें है कि यदि आपका जो अभिक्रिया है उसमें जो प्रावस्थाएं हैं वो संघनित अवस्था में है। ठीक है, जैसे ठोस या द्रव अवस्था ही शामिल हो तो डेल वी का मान बहुत कम होता है। तो इस स्थिति में जो ज्यादा दाब अगर हम लेंगे, हाई प्रेशर भी ले लेंगे, तो जो kx का मान है वो क्या रहेगा, मतलब नेग्लिजिबल ही रहेगा, उसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल रहेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ इन रिएक्शन ओनली कंडेंस्ड फेज को हिंदी में हम लिखेंगे संघनित प्रावस्था। ठीक है, संघनित प्रावस्था में हो, जैसे सॉलिड और गैस, लाइक सॉलिड और गैस स्टेट, then the value of del v will be very small। इसका मान क्या हो जाएगा, जो अपना मोलर आंशिक मोलर जो आयतन है उसका मान क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, सो इस स्थिति में जो प्रेशर का होगा वो, जो प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा।
So in this state, effect of pressure will be observable, मतलब ऑब्जर्व करने लायक, ऑब्जर्वेबल ओनली एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, मतलब इस स्थिति में जो दाब का प्रभाव होगा वो तभी हमको देखने को मिलेगा जब दाब को हम बहुत ज्यादा ले लेंगे। अगर दाब बहुत ज्यादा नहीं है तो कोई जो इफेक्ट होगा, ठीक है, किस पर इफेक्ट, के एक्स पर जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, वो ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों जो साम्यावस्था स्थिरांक है उनके मान पर ताप एवं दाब के प्रभाव के बारे में बात की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप विदाउट हेजिटेशन व्हाट्सएप ग्रुप में या टीचमेंट ग्रुप में आप मुझसे साझा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।